कंस्ट्रक्शन के बाद पहले अपन पढ़ते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे एक प्रैक्टिकल जो हम जानते हैं। मतलब आइडियल एक काइंड ऑफ रेफरेंस मिल जाएगा हमें कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मतलब कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें बोला जाएगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टीज इसमें से क्या क्या है। तो आइडियल मतलब लाइक सिंपल है क्या कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है, ठीक है ना। तो अब आइडियल ट्रांसफार्मर में अब जितने भी पॉइंट्स आप समझते हो, लाइक होता है ना कि लाइक आप ये समझो कि लाइक बस उसे बढ़ा चढ़ा के बोलना है, सिंपल। जैसे मतलब जो वैल्यू आप चाहते हो कि हाई रहे वो वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, जो वैल्यू आप चाहते हो लो रहे वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है ना। तो सिंपल चलो, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो देखो क्या होना चाहिए। सबसे पहले कि अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं, एक सीक्वेंस में चीजें अपन देखते चलते हैं और उसके बारे में बात करते चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या था, वाइंडिंग और कोर। तो पहले वाइंडिंग, तो वाइंडिंग में कौन सा लॉस होता है, कॉपर लॉस। अब कॉपर लॉस किसकी वजह से होता है, रेजिस्टेंस की वजह से। कॉपर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर, और आई तो चाहिए ही चाहिए, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू बेसिकली क्या होनी चाहिए, जीरो। तो रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग शुड बी जीरो। और रेजिस्टेंस ऑफ, अगर रेजिस्टेंस वाइंडिंग जीरो हुई तो कहीं ना कहीं जो हमारा कॉपर लॉस होएगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये सब हाइपोथेटिकल बातें होने वाली हैं, ठीक है ना। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज व्हाट, कि रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग इज जीरो एंड कॉपर लॉस इज इक्वल टू जीरो। डन, ओके। दूसरा अगर बात करें कोर की, एक तो वाइंडिंग हो गया, दूसरा क्या था, कोर। तो कोर में, कोर किसका बना होता है, मैग्नेटिक मटेरियल का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब जो मैग्नेटिक मटेरियल है, पहले आप उसकी कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा चाहते हो, परमेबिलिटी। इसका मतलब परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। आई बात समझ में। अगेन अगर मैं बात करूं रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो। अब पूरा लिखना ना, परमेबिलिटी म्यू, मैंने म्यू लिखा हो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट, और रिलक्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो। क्लियर है बात, ओके। उसके बाद अगर अपन थर्ड प्रॉपर्टी पे चले, थर्ड प्रॉपर्टी पे चले तो एक बात बताओ, क्या कोर में कोई लॉसेज हो रहे थे, कौन कौन से, एडी करंट और हिस्टैरिसीस। तो वो दोनों ही लॉसेज क्या हो जाने चाहिए, जीरो। तो लाइक कि अगर मैं बात करूं हिस्टैरिसीस लॉसेज की, दैट शुड बी जीरो, और एडी करंट लॉस वो भी क्या होना चाहिए, जीरो। एक्चुअली अगर ये दोनों जीरो हैं तो जो होता है आयरन या फिर कोर लॉस, विच इज बेसिकली हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब इन आइडियल ट्रांसफार्मर आयरन कोर या फिर कोर लॉस या फिर आयरन लॉस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर बात यहां तक, ठीक है। ओके, अब अगर रेजिस्टेंस जीरो है, अगर रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है। अच्छा, तो रेजिस्टेंस जीरो है, उसके अलावा जैसे दो चीजें होती हैं यहां पे याद करो। जब जब कोई वाइंडिंग है, अगर वाइंडिंग में कोई कॉपर की वाइंडिंग है, अगर उसमें डीसी सप्लाई फ्लो, डीसी करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें सिर्फ पिक्चर में कौन आता है, रजिस्टर। बट अगर उसमें एसी सप्लाई है तो रजिस्टर के साथ साथ कौन आता है, इंडक्टर। और ये जो रजिस्टर और इंडक्टर हैं, ये दोनों के दोनों बेसिकली कंबाइनली क्या होते हैं, इंपीडेंस। और ये जो इंपीडेंस होता है दैट इज बेसिकली सीरीज पैरामीटर, ये क्या कराते हैं,
ये बेसिकली क्या कराते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। आई बात समझ में? तो इसका मतलब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो वोल्टेज ड्रॉप हो, वोल्टेज ड्रॉप दैट शुड बी 0। अब वोल्टेज ड्रॉप के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन था, दैट इज इंपीडेंस R प्लस जे ओमेगा L। यस या नो? R प्लस जे ओमेगा L। क्लियर है क्या हमें? ठीक है, तो मतलब यहां से कहीं ना कहीं इंपीडेंस ऑफर्ड बाय दैट वाइंडिंग मस्ट बी 0। इससे क्या फायदा होगा, जैसे देखो अगर हम साइड में थोड़ा सा अपना ट्रांसफार्मर भी डिजाइन कर लें, तो देखो यहां पे होता है R, जैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या दिया, सप्लाई वोल्टेज, और यहां पे बेसिकली आपको क्या मिलता है, टर्मिनल वोल्टेज, और यहां पे R और ए लाइक कि R1 X1 और ये R2 X2। ठीक है, तो मतलब हम चाहे इस यहां की इंपीडेंस की बात करें चाहे यहां की इंपीडेंस, ये क्या होना चाहिए 0, ताकि जो इसमें से अगर करंट जाए भी तो यहां पे ड्रॉप ना हो। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में ये जो R और X के क्रॉस ड्रॉप है दैट इज 0। खैर इसके अलावा समझो अब यहां पे जितना वोल्टेज यहां पे ड्रॉप होने के बाद बचेगा वो क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका मतलब अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो आइडियल ट्रांसफार्मर में तो इसको क्या बोलते हैं V1 E1, और यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा E2, और इसको क्या बोलेंगे V2। तो बेसिकली क्या बोल सकता हूं मैं, V1 शुड बी इक्वल टू E1 एंड जो आपका V2 है दैट मस्ट बी इक्वल टू V2। बोलो हाँ या ना? इसमें मैं नहीं लाइन, मैं बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर है तो ड्रॉप होगा क्या, अगर ड्रॉप नहीं होगा तो पूरा का पूरा वोल्टेज मतलब इस वोल्टेज के बराबर ही ईएमएफ इंड्यूस होएगा। अब यहाँ पे E1 और E2 बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ टर्न। अगर 1:1 का ट्रांसफार्मर ले लिया तो हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए, बट ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम केसेज में दोनों अलग अलग होने वाले हैं। क्लियर है? तो अब जैसे यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ, अगर यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2। तो वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली क्या हो चुका है हमारा 0। क्लियर है यार यहां तक? ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली क्या हो चुका है 0। तो वोल्टेज ड्रॉप भी 0 है और लॉसेज भी हमने बेसिकली क्या कर रखे हैं 0। तो अगर लॉसेज 0 हैं तो इसका मतलब जो इफिशियंसी होता है, व्हाट इज इफिशियंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट या फिर आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेज इनटू 100। अगर परसेंटेज इफिशियंसी की बात करें, अगर ये लॉसेज की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 100%। सिंपल सी बात है, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 100%। बट प्रैक्टिकली व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, बिटवीन 90 to 95। जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन हमें पढ़ने हैं उसमें से हाईएस्ट इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की होती। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, मतलब एक आइडियल है हाइपोथेटिकल ट्रांसफार्मर है, तो एक सिंपल सी बात बताओ कि उसमें फ्लक्स एस्टेब्लिश करने के लिए क्या हमें कोई एक्सटर्नल करंट चाहिए क्या? ध्यान से सुनना इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि परमिबिलिटी इज व्हाट, इनफाइनाइट। तो मतलब एक बार अगर उसमें फ्लक्स एस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद क्या एक्स्ट्रा कोई करंट चाहिए क्या उसे, लाइक जितना है वही सर्कुलेट होता रहेगा ना। इसका मतलब क्या निकला, बहुत ध्यान से सुनना है लाइन, कि इन आइडियल ट्रांसफार्मर व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग करंट, दैट इज 0। दैट इज 0।
आई बात समझ में? व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग करंट इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर? दैट इज 0. डन. अब मैग्नेटाइजिंग करंट 0 होने का मतलब, देखो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली आप सोच ही नहीं सकते कि मैग्नेटाइजिंग करंट अगर, मतलब एक तरीके से अगर मैग्नेटाइजिंग करंट 0 होगा तो फ्लक्स एस्टेब्लिश होगा ही नहीं. अब पहले एक बात समझ लो कि मैग्नेटाइजिंग करंट होता क्या, फिर बात करते. ये लिख लिया आपने? यहां तक हो गया? ओके, चलो जो भी है. देखो मैंने क्या बोला कि इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग करंट? दैट इज 0. ठीक है, मतलब कि आप ऐसे समझो मैग्नेटाइजिंग करंट होता क्या, पहले आप ये समझो. मैग्नेटाइजिंग करंट बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, फ्लक्स को एस्टेब्लिश करने के लिए बेसिकली जो करंट चाहिए, क्योंकि वो फ्लक्स आएगा कहां से? करंट से ही आएगा. लाइक जो एमएमएफ होगा वो क्या होगा? N इंटू आई. समझ नहीं? तो वो आएगा तो यहीं से ना. तो उस मतलब सप्लाई करंट का कुछ पोर्शन फ्लक्स को एस्टेब्लिश करने में जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग करंट. ठीक है, तो आई म्यू की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी? 0. ठीक है, ओके. इसके अलावा जो नो लोड करंट होएगा, नो लोड करंट इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज व्हाट? 0. नो लोड करंट, नो लोड मतलब जैसे सिंपली हमने देखा था ना एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन से, N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2. व्हाट इज मीनिंग ऑफ नो लोड? व्हाट इज मीनिंग ऑफ नो लोड? सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज ओपन सर्किटेड. दैट इज मीनिंग ऑफ नो लोड. तो अगर I2 की वैल्यू 0 है, I2 की वैल्यू 0 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? अगर I2 की वैल्यू 0 है तो I1 की वैल्यू भी क्या होगी? 0. व्हाट इज I1? I1 इज द प्राइमरी करंट. अब हमने अगर I2 को ओपन कर रखा है तो उस समय जो सप्लाई से करंट आएगा उसे अपन क्या बोलेंगे? नो लोड करंट. तो सेकेंडरी को ओपन करने पे जो प्राइमरी में करंट आएगा दैट इज नो लोड करंट. तो सेकेंडरी को ओपन करके प्राइमरी से करंट कितना आ रहा है? 0. इस बिहाफ पे अपन क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नो लोड करंट? दैट इज 0. अब देखो अभी आगे चल के अपन पढ़ेंगे एक्चुअली I नॉट इज IW प्लस I म्यू. I नॉट इक्वल टू IW प्लस I म्यू. दिस इज बेसिकली वर्किंग करंट एंड दिस इज मैग्नेटाइजिंग करंट. मैग्नेटाइजिंग करंट, करंट का वो पोर्शन है जो कि फ्लक्स को एस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए, और IW बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मर में कोर लॉसेज होंगे, ट्रांसफॉर्मर में जो कोर लॉसेज होंगे उनको बेसिकली शो करने के लिए हमें दिखाते हैं कि उनको फुलफिल करने के लिए, वो लॉसेज कराने के लिए बेसिकली कौन सा करंट जा रहा है? IW. ठीक है, तो मतलब यहां पे क्या हुआ, अपन फिलहाल अगर I नॉट की वैल्यू 0 है तो इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IW? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I म्यू? इनके बारे में काफी डिटेल में हम समझेंगे ना, बट ओबियस बात है तब समझेंगे जब पिक्चर में आएगा. पिक्चर में कब आएगा? प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में. ठीक है, तो ये हो गया. तो I नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब I वर्किंग और मैग्नेटाइजिंग करंट ये भी क्या हो गया आपका? 0. यहां तो कोई दिक्कत है यार? ओके. इसके बाद हमने पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मर इज अ कपल्ड सर्किट. ट्रांसफॉर्मर इज अ कपल्ड सर्किट. तो कपल्ड सर्किट का मतलब क्या होता है कि यहां प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी वाले प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स है सेकेंडरी वाइंडिंग से जाकर के लिंक होना चाहिए. ठीक है, और आइडियल केस में कितना लिंक होना चाहिए? पूरा का पूरा लिंक होना चाहिए. अब कितना ज्यादा लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. तो व्हाट शुड बी द
आइडियल वैल्यू, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, दैट इज 1। अब 1 कैसे, अब इस बात को समझते हैं पहले। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, दैट इज कि फ्लक्स लिंक कितना हो रहा है डिवाइड बाय टोटल फ्लक्स है कितना। अब अगर जितना फ्लक्स है प्राइमरी का टोटल पूरा का पूरा लिंक हो जाए तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आई बात समझ में? अगर जितना फ्लक्स मतलब कि प्राइमरी का जितना भी फ्लक्स निकल रहा है सारा का सारा जाके लिंक हो जाए तो अच्छा, फिर प्रैक्टिकल में लिंक क्यों नहीं होता, तो एक्चुअली जो फाई टोटल होता है ना, दैट इज फाई लिंक प्लस फाई लीकेज, इसे लिंकेज बोलते हैं ना, ठीक है। लिंकेज मतलब जो लिंक हो रहा हो और एक लीकेज जो लिंक नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लीकेज फ्लक्स, 0। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में लीकेज फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर में बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दैट इज व्हाट 1, कि पूरा का पूरा फ्लक्स प्राइमरी का सेकेंडरी से जाकर के क्या हो जाए लिंक। क्लियर है यार? बट अगर प्रैक्टिकली बात करें तो द वैल्यू ऑफ के इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक बात बताओ, आप आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हो तो जो कोर मटेरियल हैं, अब आप क्या चाहोगे अगर मैं BH कर्व की बात करूं, तो मैं यही चाहूंगा ना कि जितना, अगर मैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 कर रखा है मैंने, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी क्या रहे 0। और जैसे जैसे मैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाऊं वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ता रहे। तो ये तभी पॉसिबल है जब BH का जो कर्व है वो क्या होगा लीनियर। तो व्हाट शुड बी द बी ग्राफ, मतलब ग्राफ ऑफ BH कर्व लीनियर। मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए जो BH कर्व है उसका नेचर कैसा होना चाहिए लीनियर। बट प्रैक्टिकली यही आगे जाके क्या हो जाता है सैचुरेट हो जाता है, तो दैट इज नॉन लीनियर। बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा हूं आइडियल। तो अब यहां पे अब एक बात समझो, क्वेश्चन आता है, इसका मतलब जैसे अब दिमाग में आएगा कि मतलब एक ऐसा मटेरियल जो जिसका BH कर्व लीनियर हो दैट इज बेस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मर, अभी दिमाग में आता है। तो अब यहां पे एक बात समझो क्या, कि जो एयर कोर होता है ना उसमें कभी भी सैचुरेशन नहीं आता। ये नॉन लीनियरिटी आती क्यों है, ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ मटेरियल। अब अगर एयर है तो उसमें सैचुरेशन नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए जो BH कर्व है दैट मस्ट बी लीनियर, पहला पॉइंट, ठीक है। अब मतलब जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे फ्लक्स डेंसिटी बढ़ना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमें पता है कि जो एयर कोर होता है ना, एयर कोर मतलब तो एयर का जो BH कर्व होता है दैट इज लीनियर एज वेल, मतलब उसमें सैचुरेशन नहीं आता। बट सैचुरेशन नहीं आता लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज बेस्ट मटेरियल। ये देखो एयर है और ये आइडियल मटेरियल है, तो दोनों ही क्या है लीनियर। बट प्रॉब्लम एयर के साथ क्या है, ये तो फिर भी मैंने ज्यादा स्लोप बना दिया और स्लोप कम होता है। मतलब क्या है कि अगर हम बहुत सारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स या बहुत सारा करंट देंगे तब जाकर के इतना, मतलब इस पॉइंट पे, जैसे आप ऐसे समझो कि अब जैसे मान लो एक समझो, अब अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं,
इस पॉइंट पे बात करूं, देखो जरा, फॉर द दिस अमाउंट ऑफ करंट या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जो एयर है ये कितना मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, दिस मच अमाउंट, और ये यही आइडियल मटेरियल इतना कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हम एयर प्रीफर करेंगे? क्या समझ में आ गई बात? एक कंफ्यूजन तो नहीं है ना अभी? मतलब एयर कोर, मतलब एयर जो है वो कैसे मटेरियल की तरह बिहेव करता है, मतलब उसका जो बीएच कर होता है क्या होता है? लीनियर। स्टिल हम उसे यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो यहां पे कंक्लूजन क्या लिखेंगे? बीएच कर्व होना क्या चाहिए? लीनियर। ठीक है, लीनियर के साथ साथ मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स दें और ठीक ठाक अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बढ़े। ठीक है ना? क्योंकि अगर सिर्फ ये लाइन समझेंगे तो फिर हम कहेंगे कि एयर तो फिर आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज अबाउट व्हाट? आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, दिस इज अबाउट व्हाट? आइडियल ट्रांसफार्मर। अब यहां से देखो बहुत से आपको सारे नए टर्म्स मिले हैं, वो टर्म्स मैं जानबूझ के यहाँ पे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि मैं उसके बारे में जब आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टेप करके सारी टर्म्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में मतलब लाइक सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं। ठीक है ना? इसमें से हम कुछ भी एक तरीके से फुलफिल नहीं करा सकते प्रैक्टिकली। ओके, अच्छा, इसी में थोड़ी सी बात कर लें तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ही इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि उस फॉर्मूले का डेरिवेशन अभी मैं थोड़ी देर बाद करने वाला हूं, लेकिन इस टॉपिक के जस्ट बाद, बट उसको मैं अभी यूज कर रहा हूं। क्यों? ताकि मैं ये बता सकूं कि एक्चुअली जो ओ आता है वो किसके लिए आता है? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। तो इसी में अब समझते हैं जरा, आइडियल ट्रांसफार्मर में ही जैसे हमने बात करी थी अभी एमएमएफ की, मतलब एमएमएफ, तो प्राइमरी का जो एमएमएफ होएगा दैट इज व्हाट? N1I1, सेकेंडरी का एमएमएफ N2I2। मतलब ये जो इक्वेशन है दैट इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, ओनली वैलिड फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। वो बात अलग है कि मैक्सिमम जब भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको अगर उसने नहीं भी बोला है और अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो मतलब आप क्या कंसीडर कर रहे हो? आइडियल। ठीक है ना? ओके, इसके अलावा अभी हमने बात करी थी क्या कि V1 इज इक्वल टू E1 एंड V2 इज इक्वल टू E2। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2? लाइक अगर दोनों सेम है तो लाइक दोनों का रेशियो भी सेम होगा। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसको थोड़ी देर के लिए आप साइड में, वैसे तो सबको ही पता है, अभी इसका जस्ट इसके टॉपिक के बाद ही हम इसका क्या करने वाले हैं? डेरिवेशन। तो क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला? 4.44 F इंटू N इंटू 5। तो फिलहाल मैं यहां पे और सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए मेरा सिर्फ फोकस है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या? N1 अपॉन N2। क्लियर है यार? तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, और इसी को अपन कंसीडर करते हैं टर्न रेशियो। टर्न रेशियो, व्हाट इज टर्न रेशियो? प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। इसी को अपन कंसीडर करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, दैट इज व्हाट? K। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। मैंने ए को क्या बोला? बोलो जरा। टर्न रेशियो। और के को क्या बोला है मैंने? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है ना?
तो टर्न रेशियो अभी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से डील करते हैं, मतलब 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा अलग तरीके से डील करेंगे, जब अपन जाएंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में थोड़ा अलग तरीके से डील करेंगे, ठीक है ना, वो सारी बातें देखेंगे। फिलहाल A इक्वल टू 1/k, ए इज व्हाट, टर्न रेशियो, तो ए हमेशा क्या लिखेंगे अपन, N1/N2, और k क्या लिखेंगे, N2/N1। आ रही बात समझ में, मतलब a क्या लिखेंगे, N1/N2, और k क्या लिखेंगे, N2/N1, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब कितने में ट्रांसफॉर्म किया और पहले कितना था। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि अगर आप किसी पर्सन को बोलो यार, मतलब कि लाइक काफी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हो, आप उसके प्रेजेंट को उसके पास्ट से कंपेयर कर रहे होते हो ना। तो सेकेंडरी पे आकर के उसका प्रेजेंट क्या हो जाएगा, N2, और पास्ट क्या हो जाएगा, N1। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हो गया, N2/N1। ये जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूं ना मैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लाइक जो चेंज हुआ, जो आपको दिख रहा है, डिवाइड बाई जो पहले था। क्लियर है बात। और बाकी टर्न रेशियो क्या है, सिंपल है ना, टर्न रेशियो इज व्हाट, प्राइमरी का अपॉन सेकेंडरी। क्लियर है बात। तो ए हो गया हमारा, तो B1/B2 इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू N1/N2। अगेन दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। बट हम मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से लगाएंगे, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल मतलब उसी में क्वेश्चन भी उसी बिहाफ पे पूछा जाता है। खैर, इसके अलावा अगर आइडियल ट्रांसफार्मर में और पॉइंट्स की बात करें तो हमें पता है ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट पावर डिवाइस, कांस्टेंट पावर डिवाइस। इसका मतलब प्राइमरी का जो पावर होएगा दैट इज व्हाट, V1 I1 दैट इज इक्वल टू V2 I2। आई बात समझ में। तो ये भी एक्सप्रेशन किसका है, आइडियल ट्रांसफार्मर का। क्लियर है यार, V1 I1 इक्वल टू V2 I2। डन। देखो नेक्स्ट 14। अब देखो, अब वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लो यहां पे, पहले तो ये समझो वोल्टेज रेगुलेशन होता किसकी वजह से, होता है किसकी वजह से, ड्रॉप्स की वजह से। किसकी वजह से, ड्रॉप की वजह से। मतलब अगर इस वाइंडिंग में करंट फ्लो ना हो, बहुत ध्यान समझना, अगर इस वाइंडिंग में करंट फ्लो ना हो तो यहां पे ड्रॉप नहीं होगा। या फिर मैं दूसरे तरीके से बोलूं, ये वैल्यू ही ना हो तो लाइक कि अगर ये शॉर्ट कर दूं मैं, तो V1 इक्वल टू E1 और E2 इक्वल टू V2। समझा नहीं। बट प्रैक्टिकल केस में अगर वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइड बाई वोल्टेज एट नो लोड। ठीक है। सिर्फ ट्रांसफार्मर में हम डील करते हैं वोल्टेज एट नो लोड माइनस। अब देखो एक बात समझो, हो सकता है कहीं पे आपको ना नो लोड की जगह फुल लोड भी मिल जाए। अब देखो इसका चक्कर क्या होता है, जैसे इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है कि आप ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो। अगर मैं ऑब्जर्व यहां से कर रहा हूं तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू। अगर मैं ऑब्जर्व यहां से कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, चेंज अपॉन फाइनल वैल्यू। कुछ समझ में आया, आ रही बात समझ में। तो नॉर्मली, बट अगर मेंशन नहीं किया है तो हम यहां पे बेसिकली क्या लिखते हैं, इट नो लोड। ठीक है, नॉर्मली एक क्वेश्चन के थ्रू मैं ज्यादा क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, अभी खैर इनटू 100, मतलब ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे ट्रांसमिशन लाइन है,
उसमें हमेशा हम जो एनालिसिस करते हैं कहां से करते हैं, रिसीविंग एंड से। तो इसलिए वहां पे क्या लिखते हैं, सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज अपॉन रिसीविंग इन वोल्टेज। वहां पे कभी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वहां पे हम जो एनालिसिस कर रहे हैं कहां से कर रहे हैं, रिसीविंग एंड से। क्लियर है? अगर हम वहां पे खड़े हुए हैं तो लाइक ऑब्वियस बात है वोल्टेज वही लेंगे। खैर, तो एक बात समझो, अगर यहां पे नो लोड है मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर सेकेंडरी करंट 0 तो प्राइमरी भी करंट क्या होगी, 0। तो जितना वोल्टेज ये है V1 इक्वल टू E1, और उसी हिसाब से E2 मैक्सिमम जाएगा, E2 मैक्सिमम, तो E2 माइनस VFL। जैसे देखो, वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड। अब ये जो फुल लोड जब आप जाओगे, मतलब आप इसमें करंट फ्लो कराओगे, तो करंट फ्लो कराओगे तो ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होगा तो ये वाली जो वोल्टेज की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपको क्या देखने को मिल जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन। तो मतलब वोल्टेज रेगुलेशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, इंपीडेंस, कैसे नो। अगर ये ना होते तो ऑब्वियस सी बात है दोनों वैल्यू क्या हो जानी थी, इक्वल। तो आइडियली ये दोनों वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है? तो इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, वोल्टेज रेगुलेशन इज व्हाट, 0। इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज रेगुलेशन इज व्हाट, 0। ये जितने भी पॉइंट्स में मैं बात कर रहा हूं ना, काफी डिटेल में सब पे बात करेंगे, मतलब सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन पे मैं 2-3 क्लासेस लेने वाला हूं, ठीक है ना। तो इसके लिए भी परेशान मत होना। जस्ट अभी मैं चाह रहा हूं कि आइडियल ट्रांसफार्मर के बहाने बेसिकली मैं सारे टर्म्स आपको बता दूं, ठीक है ना। और कुछ है जैसा वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी, बाकी ये सारी चीजें, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आते रहेंगे। डन, आगे बढ़ जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। अच्छा, यहीं पे जैसे अगर ऐसा दिख जाए आपको, क्या E1 अपॉन N1 और E2 अपॉन N2, दिस इज व्हाट, EMF पर टर्न ऑफ प्राइमरी, EMF पर टर्न ऑफ सेकेंडरी। तो एक पॉइंट ये भी ऐड कर लो कि EMF पर टर्न ऑफ प्राइमरी एंड EMF per turn of secondary must be same. EMF per turn of primary, EMF per turn पूरा लिखना, EMF per turn of primary and EMF per turn of secondary must be same. याद रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि EMF of primary is equal to EMF of secondary। मैंने ए लाइन नहीं बोली है, मैंने क्या बोला है, EMF पर टर्न ऑफ प्राइमरी मस्ट बी इक्वल टू EMF पर टर्न ऑफ सेकेंडरी। थोड़ा और क्लियर करना चाहते हो तो कर लो। देखो, जैसे मैंने बोला कि इधर 200 वोल्ट है और इधर 100 वोल्ट है, इधर मैंने 100 टर्न यूज किया है और इधर मैंने 50 टर्न यूज किया है। तो अगर मैं ये बोलूं EMF ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू EMF ऑफ सेकेंडरी, क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं ना। EMF ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू EMF ऑफ सेकेंडरी, क्या ये टर्म सही है? नहीं। EMF पर टर्न ऑफ प्राइमरी मतलब EMF कितना है, 200, और टर्न कितने हैं, 100, कितना आ गया, 2। ये क्या निकाला मैंने, EMF पर टर्न ऑफ प्राइमरी। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे निकालू EMF पर टर्न ऑफ सेकेंडरी, बताओ कितना आया, ये 2। समझ आया नहीं? तो सिंपल सी बात है ना यार, एक टर्न तो वही प्रोड्यूस करेगा जो ए वाला कर रहा है। मतलब यहां पे एक टर्न कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 वोल्ट, तो यहां पे भी एक टर्न कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 वोल्ट ही तो करेगा, ठीक है। तो EMF पर टर्न ऑफ प्राइमरी मस्ट बी इक्वल टू EMF पर टर्न ऑफ सेकेंडरी। डन। अब इस कॉन्सेप्ट से जैसे मतलब सिंपल है
कि लाइक अगर मैं ऐसे ऐसे ए वर्बली क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि 100 टन लगा करके 500 वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो बताओ 25 टन लगा के कितना वोल्टेज जनरेट करेंगे? वर्बली बता दो। 125 यार, 100 टन लगा के 500 वोल्ट, मतलब एक टन कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 5 वोल्ट। इधर कितना टन लगाया? 25, तो 25 गुणे 125 ना। क्या जरूरत है V1/V2 N1/N2 करने की? एक कॉन्सेप्ट समझो आप। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अभी एक टेस्ट आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, भूल मत जाना। कौन सा? घर वालों का नंबर दे दो, उन्हें बता देंगे, वो लोग याद कराते रहेंगे। कौन सा टेस्ट है? EMF इक्वेशन इन ट्रांसफॉर्मर। EMF इक्वेशन इन ट्रांसफॉर्मर। EMF इक्वेशन इन ट्रांसफॉर्मर विथ फाइनाइट परमेबिलिटी। विथ फाइनाइट परमेबिलिटी। विथ फाइनाइट परमेबिलिटी। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा ना, दैट इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर विथ इनफाइनाइट परमेबिलिटी। अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था? आइडियल ट्रांसफॉर्मर विथ इनफाइनाइट परमेबिलिटी। मतलब हमने क्या कंसीडर किया था? व्हाट इज I म्यू 0। अगर इनफाइनाइट परमेबिलिटी है तो मैग्नेटाइजिंग करंट कितना चाहिए? 0। आई बात समझ में? बट अभी जो इसको लेकर के तो हम कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि MMF क्या होता है? N इंटू आई। N इंटू आई, और वो I क्या है? मैग्नेटाइजिंग करंट। MMF वही है ना जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, मतलब यस नो, जैसे करंट इक्वल टू व्हाट? EMF अपॉन रेजिस्टेंस। उसी तरीके से फ्लक्स इक्वल टू व्हाट? MMF अपॉन रिलक्टेंस ना। यस नो। तो कहने का मतलब MMF तो आएगा ही नहीं अगर I म्यू की वैल्यू 0 ले लिया। तो इसका मतलब मैं सेकंड केस क्या पढ़ने वाले अपन? आइडियल ट्रांसफॉर्मर विद फाइनाइट परमेबिलिटी। मतलब फाइनाइट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनाइट परमेबिलिटी? परमेबिलिटी नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना? नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब I म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एज वेल। यस या नो? ठीक है, तो हम बेसिकली ये पढ़ चुके हैं और इस पे अपन अब फोकस करने जा रहे हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर विद फाइनाइट परमेबिलिटी एंड I म्यू 0। क्योंकि अगर हमने पहले वाले केस को कंसीडर किया तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि MMF आएगा तब तो बात आगे बढ़ेगी, तब तो EMF इंड्यूस होगा ना, ठीक है? कोई डाउट है आइडियल ट्रांसफॉर्मर ही, ठीक है, ओके। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर ही है तो V1 इक्वल टू, बोलो, E1, V1 इक्वल टू E1, और आइडियल ट्रांसफॉर्मर ही है तो V2 और दैट इज इक्वल टू E2, ठीक है? और यहां से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, बट वो फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होगा उस पे अपन बात करते हैं। यहां से अब इसको मैंने ओपन कर रखा है, ओपन कर रखा है, तो अगर वो आइडियल वाला केस ले लेते, अगर वो आइडियल वाला केस ले लेते तो यहां पे प्राइमरी में कोई करंट नहीं आता, बट हम आइडियल से थोड़ा सा नीचे हैं। समझने की कोशिश करना बस बात को। मतलब क्या है कि प्राइमरी से सिर्फ कितना करंट आने वाला है?
मैग्नेटाइजिंग करंट के बराबर। कुछ समझ में आया? मतलब IW को भी इग्नोर कर रहे हैं, आइडियल माना हुआ है। अगर यहाँ पे नो लोड है तो यहां से करंट कितना आना चाहिए था, 0। बट अगर 0 कर दिया तो मैग्नेटाइज होगा नहीं, तो मैग्नेटाइज भी कराना है, तो इसलिए यहां से अपन ये कंसीडर कर रहे हैं, यहां से सिर्फ कितना करंट आ रहा है, I म्यू, सिर्फ इतना कंसीडर कर रहे हैं। यस या नो? तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, सपोज दैट इज N1, और यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज N2, और यहां पे जो करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। क्यों? नो लोड पे बात चल रही ना, ठीक है? किस पे बात चल रही, नो लोड पे, तो I2 की वैल्यू 0। ठीक है? अभी यहां पे मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा समझना जरूर, लेकिन सिर्फ इतना ही करंट चाहिए जितना क्या करेगा, मैग्नेटाइज। ठीक है ना? ओके, तो लिख लेना, I म्यू साइड में लिख लेना, I म्यू इज व्हाट, मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है? मैग्नेटाइजिंग करंट। डन? ओके, अब एक बात बताओ, ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट होएगा इसका नेचर कैसा होएगा, साइनोसोडल, मतलब नेचर, मतलब लाइक सप्लाई का नेचर साइनोसोडल। तो मतलब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, I म्यू इज इक्वल टू I म्यू M साइन ओमेगा टी, बोलो हाँ या ना? या फिर आई एम, सिंपली आई मैक्सिमम लिख देता हूं, पता है तो है कि मैग्नेटाइजिंग ही है, तो आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है ना? आई एम साइन ओमेगा टी, आई म्यू इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि हमने जो, जब भी हम नॉर्मली अप्लाई करेंगे कैसा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, साइनोसोडल। जब भी वोल्टेज अप्लाई क्योंकि हमें पता है ना डीसी पे क्या हाल होने वाला है, तो हम जब भी अप्लाई करेंगे साइनोसोडल अप्लाई करेंगे, आई एम साइन ओमेगा टी। अब अगर कोई पूछे व्हाट इज एमएमएफ, व्हाट इज एमएमएफ ऑफ प्राइमरी साइड, तो बेसिकली क्या बोलने वाले हो आप, N1 इंटू आई म्यू, बोलो हाँ या ना? N इंटू आई होता है ना, तो क्या बोलेंगे, N इंटू आई म्यू। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई म्यू, तो N1 इंटू आई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर है क्या बात? दैट इज व्हाट, एमएमएफ, एमएमएफ एट प्राइमरी साइड, तो N इंटू आई एम। अब ए क्या है, एमएमएफ है, ए क्या है, एमएमएफ। एमएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू को मैं एफएम से रिप्रेजेंट करता हूं, और एफएम साइन ओमेगा टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफएम हियर, बोलो, N1 इंटू आई एम, दैट इज एफएम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमएमएफ दैट इज एफएम, एफएम साइन ओमेगा टी। यहां तक कोई दिक्कत है? ध्यान से चीजों को समझते चलो, जो चीजें पहले बताई गई थी ना, अब तुम्हें खुद ही रियलाइज हो रहा होगा कि जो 2-4 क्लासेस पहले ली गई थी एक्चुअली क्यों ली गई थी। ठीक है ना? क्योंकि वही सारी चीजें आ रही ना, फ्लक्स आ रहा है, परमिबिलिटी आ रहा है, रिलक्टेंस आ रहा है, जैसे नो। ठीक है? तो एमएमएफ इक्वल टू एफएम साइन ओमेगा टी। अच्छा, हमें कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें बोला गया है कि ट्रांसफार्मर वर्क करता है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। एंड व्हाट इज फैराडेज लॉ, एन डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे अगर मैं बात करूं फ्लक्स की, तो फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स क्या होता है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। अब समझ में आया हम एमएमएफ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें कहां पहुंचना है, फ्लक्स पे पहुंचना है। क्लियर है बात? तो बेसिकली हमने क्या निकाल लिया है, एमएमएफ। तो एक काम करते हैं, फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू व्हाट, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है? एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो
एमएमएफ, अगर मैं एमएमएफ की बात करूं तो एमएमएफ क्या है, एफ एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई यस, यस, ओके। अब देखो यार, यहां पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, यस या नो? फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। डन हुआ क्या? ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। अब अपन अब याद कर लेते किसको, फैराडेज लॉ को। क्या था, N1, मतलब प्राइमरी पे बात करेंगे तो N1 डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ओके। तो देखो यार, फैराडेज लॉ क्या था, ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन व्हाट, माइनस N1, क्योंकि हम प्राइमरी पे बात कर रहे हैं, तो माइनस N1 इंटू क्या, डी फाई बाई डी टी। अच्छा, फाई को ऐसे लिखना ज्यादा सही है क्या, फाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहां पे अपन ये लिख सकते हैं डी ऑफ फाई टी डिवाइड बाई डी टी, डी ऑफ फाई टी डिवाइड बाई डी टी, तो माइनस N1। अब यहां पे इसका डिफरेंशिएशन करो, फाई एम साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, फाई एम इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, मतलब जब डिफरेंशिएशन करते तो ए ओमेगा वापस आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब मैं बोल रहा हूं कि साइन ए टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ए कॉस ए टी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है बात? तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो यार, फाई एम इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, दैट इज व्हाट, ईएमएफ। ए माइनस साइन क्या बता रहा है, लेंज लॉ, मतलब ए बता रहा है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो अपने सोर्स का अपोज कर रहा है, वो अपने सोर्स का अपोज कर रहा है। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत है? फिर से एक बार देख लो, सिंपल हमने क्या किया, पहले हमने साइनोसोइडल सप्लाई लिया, तो जो करंट आएगा उसका नेचर भी कैसा होगा, साइनोसोइडल, तो आई म्यू इक्वल टू व्हाट, आई एम साइन ओमेगा टी। फिर हमने चाहिए था एमएमएफ, एमएमएफ क्यों चाहिए, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। फ्लक्स क्यों चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसफार्मर काम करता है फैराडेज लॉ पे, और फैराडेज लॉ क्या होता है, फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। तो पहले उल्टा समझो ना आप, फैराडेज पे काम करता है सबको पता है, तो एन डी फाई बाई डी टी। अच्छा, फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। अच्छा, एमएमएफ चाहिए, एमएमएफ क्या होता है, एन इंटू आई, तो एन इंटू आई। अब आई कहां से आया, वो सप्लाई, जो आई है उसको हमने क्या बोला, मैग्नेटाइजिंग करंट, सिंपल। तो इस तरीके से हमने यहां पे ईएमएफ की इक्वेशन प्रोड्यूस कर ली है। ठीक है, ईएमएफ की इक्वेशन हमने यहां पे प्रोड्यूस कर ली है, माइनस एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ओके, आगे। तो ईएमएफ इक्वेशन की बात करें तो माइनस N1 फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी को, कॉस ओमेगा टी को क्या अपन ए लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन 90 माइनस थीटा। बोलो हाँ या ना, साइन 90 माइनस थीटा। ओके, देखो यार, अब हमारे पास ईएमएफ की इक्वेशन ए है और फ्लक्स की इक्वेशन ए है। ठीक है,
ए ईएमएफ की इक्वेशन जहां पे क्या आया हुआ है माइनस, और ए फ्लक्स की इक्वेशन जहां पे क्या, मतलब यहाँ पे बेसिकली साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है। अब मुझे ये देखना है कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। तो लीडिंग लैगिंग देखने के लिए हमें या तो उसको साइन, इसको साइन में बदलना पड़ेगा या फिर इसको किस में बदलना पड़ेगा, कॉस में बदलना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको साइन में बदलने की कोशिश करते हैं। ये माइनस भी इसी के साथ में है, ठीक है। तो माइनस को चलो भूल जाओ, आप सिंपली कॉस ओमेगा टी को देखो। तो हमें पता है क्या कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके अलावा या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, थीटा की जगह यहां पे बात करेंगे ओमेगा टी, तो माइनस कॉमन लेकर के ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ठीक है। माइनस कॉमन लिए, देखो ओपन करोगे तो माइनस थीटा और प्लस इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब माइनस यहां पे क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। बस आप इस पॉइंट को समझो, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी। मतलब क्या हुआ कि कॉस ओमेगा टी जहां पे है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, यस या नो, ठीक है। तो ठीक है, यहां पे लिखते हैं। अब यहां पे लिखें अगर, तो एक तो फाई टी इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी है, तो इसको अभी लाते हैं पिक्चर में। तो ई एम एफ इज इक्वल टू वॉट, माइनस N1 फाई एम ओमेगा, कॉस ओमेगा टी की जगह भी हमने क्या देखा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अभी माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ईएमएफ की जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी इसके टर्म्स में बेसिकली क्या आ जाएगा, N1 फाई एम ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ईएमएफ की इक्वेशन N1 फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ठीक है। और फाई एम क्या था हमारा, एक बार बताओ, फाई टी क्या था, फाई एम साइन ओमेगा टी। अब देखो ये साइन ओमेगा टी है और ये क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। कौन लैग कर रहा है, फ्लक्स या ईएमएफ? ईएमएफ क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। कितने एंगल से, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। तो ईएमएफ जो है साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री और फ्लक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो लाइक यहां से अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या, और फाई टी इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। तो अब यहां पे अगर अपन ध्यान दें, लाइक इन दोनों को ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो लाइक देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये साइन ओमेगा टी है और ये साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ लैग्स बाय फ्लक्स बाय 90 डिग्री, ठीक है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ लैग्स बाय फ्लक्स बाय 90 डिग्री। मतलब क्या है, अगर मैं इसको फेजर डायग्राम पे बनाऊं, लाइक सपोज दिस इज फ्लक्स, सपोज दिस इज फ्लक्स, तो फ्लक्स तो ईएमएफ कहां पे आएगा, यहां पे, तभी क्या होएगा, 90 डिग्री लैग करेगा। तो अगर ये फ्लक्स है, सपोज मैक्सिमम जगह जो हमें देखने को मिलेगा, अगर मैंने बनाया कि फ्लक्स ये है फ्लक्स, तो बताओ ईएमएफ कहां मिलने वाला है, ऊपर के साइड। ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ। क्लियर है। अगेन कितना एंगल, 90 डिग्री। क्लियर है यार, ठीक है। तो ईएमएफ लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एक बार फिर से बोलो, ईएमएफ की इक्वेशन क्या आई हुई है, N1 फाई एम
ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी 90। बस मुझे बस इस बात से मतलब, अगर मैं बोलूं कि ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये बता दो। मैक्सिमम लाइक दिस इज व्हाट, साइनोसोइडल ना, और उस साइनोसोइडल की एक कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम। तो मैं सिर्फ मैक्सिमम से मतलब रखता हूं। तो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, N1 फाई एम इंटू ओमेगा। तो जो ईएमएफ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये। अब मैक्सिमम है बट मुझे चाहिए आरएमएस। तो आरएमएस क्या होता है, मैक्सिमम डिवाइड बाई √2। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, N1 फाई एम इंटू ओमेगा। ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ डिवाइड बाई √2। तो यहां से देखो जरा, 2 पाई अपॉन √2 इंटू N1 इंटू फाई एम इंटू एफ। इसकी वैल्यू बताना जरा, 2 पाई अपॉन √2 की 4.44। चेक कर लो एक बार। ये जो ईएमएफ की वैल्यू बेसिकली आप देखते हो, ये कौन सी वैल्यू होती है, मैक्सिमम या आरएमएस। एक क्लियर हुआ, दिस इज नॉट एन मैक्सिमम वैल्यू ना, ये क्या है, आरएमएस वैल्यू। देखो एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो, 2 पाई अपॉन √2 कितना आ रहा है, 4.44, ठीक है ना। चलो, तो बेसिकली ये डेरिवेशन जो आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं याद भी होगा, ये आया कहां से, ये समझ में आ गया, क्लियर है सबको, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग लिख लेना, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग। क्यों, कैसे पता चला, N1 लिया हुआ है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग फिर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग क्या हो जाएगा, 4.44 F इंटू N2 इंटू फाई एम। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। मतलब लाइक अगर एक ट्रांसफार्मर की बात करें, किसी एक ट्रांसफार्मर में, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ड्यूरिंग ऑपरेशन चेंज कर सकते हैं, बट जब भी आप प्राइमरी का चेंज करोगे सेकेंडरी का ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में, मैं नहीं कह रहा हूं कि फ्लक्स को हम चेंज नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप कहीं का भी चेंज करोगे, तो प्राइमरी का चेंज करोगे तो सेकेंडरी का ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मतलब थ्रू आउट द ऑपरेशन ये दोनों वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी की सेम। सेम सेम बोलना ज्यादा सही इसलिए है क्योंकि हम वैरी कर सकते हैं ना, ठीक है, बाय चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के थ्रू। डन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी की आरएमएस वैल्यू 4.44 F इंटू N1 इंटू फाई एम, सेकेंडरी 4.44 F इंटू N2 इंटू फाई एम। ये फाई एम है, याद रखना, ये फाई एम ही क्यों है, ये बात सबको समझ में आई नहीं, याद करो जब हमने लिखा था फाई एम, फाई क्या लिखा था, फाई एम साइन ओमेगा टी, तो वो फाई एम को ही लेके तो चल रहे हैं ना अपन, तो इसलिए हमेशा यहां याद रखना क्या होगा, फाई एम। और इसी फाई एम को आप ऐसे भी देख सकते हो। चलो अब इसी इक्वेशन को लेके बात करते हैं थोड़ा। ओके, तो ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू 4.44 F इंटू N1 इंटू फाई एम, और ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी इज 4.44 F इंटू N2 इंटू फाई एम। एक बार बताओ, अगर एक बार ट्रांसफार्मर बन चुका है, या फिर पहले फाई एम की वैल्यू लिख लेते हैं, फाई इक्वल टू व्हाट, बी इंटू ए, तो क्या मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकता हूं, 4.44 F इंटू N1 इंटू, अब फाई की वैल्यू मैक्सिमम है तो bm की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम, तो bm इंटू ए और 4.44 F इंटू अगेन bm
इनटू ए, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो जरा, अगर मैं बोलूं कि ड्यूरिंग ऑपरेशन, जैसे अब मान लो एक बार ट्रांसफॉर्मर चल रहा है, चलते हुए सिचुएशन में आप क्या नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर पाओगे? बोलो यार, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं कर सकते, मतलब ए जो क्वांटिटी है तो कांस्टेंट रहेगी 4.44, नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब जो चेंज कर भी सकते हो तो क्या कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स। सर आपने तो बोला था कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। मैंने ये बोला था कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, लाइक जो प्राइमरी पे है वो सेकेंडरी पे है। अगर 50, अगर आप ऐसा कंसीडर करते हो कि नहीं सर मतलब एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मतलब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, तो आपके हिसाब से 50 हर्ट्ज के अलावा फिर वो किसी के साथ चलेगा भी नहीं, फिर तो अदर फ्रीक्वेंसी पे भी तो काम करता है ना। आ रही बात समझ में? तो कांस्टेंट बोलने से मतलब क्या होता है कि जो प्राइमरी का होगा वही सेकेंडरी का होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्राइमरी पे कुछ और अप्लाई नहीं कर सकते। अगर प्राइमरी पे 50 हर्ट्ज की अप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी पे 50 हर्ट्ज होगा, प्राइमरी पे अगर 100 हर्ट्ज की अप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी पे भी 100 हर्ट्ज का ही होगा, ठीक है ना। ये मतलब होता है कांस्टेंट का, कंफ्यूज मत होना। खैर मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, फाइम और एफएम को बेसिकली चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड फाइम, या फिर सॉरी फ्रीक्वेंसी एंड फ्लक्स, या फिर फ्रीक्वेंसी एंड, अब जैसे देखो एक बार ट्रांसफार्मर बन गया तो उसमें आप क्या चेंज कर सकते हो, बीएम या ए? बीएम, ए तो नहीं चेंज कर सकते, तो मतलब क्या हुआ, एफ इंटू क्या लिख सकता हूं मैं, बीएम। बोलो हाँ या ना। देखो अब यहां से ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके, ठीक है ना। हर एक पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो ईएमएफ इक्वल टू एफ इंटू फाइव एफ इंटू बीएम, मतलब क्या हुआ, क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो फाइव है एक्चुअली दैट विल डिपेंड ऑन ईएमएफ अपॉन फ्रीक्वेंसी? बोलो हाँ या ना। या फिर ईएमएफ अगर आइडियल है तो ईएमएफ इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, तो V बाई एफ। और ये पूरे ट्रांसफार्मर में सबसे ज्यादा यूज्ड एक्सप्रेशन यही होगा, ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मशीन एज वेल। फाई इज इक्वल टू वॉट, V बाई एफ। आई बात समझ में? अब यहां पे मैं फाई के साथ साथ और क्या लिख सकता था मैं, बोलो बीएम, यस या नो? यार फाई इज इक्वल टू वॉट, बी इंटू ए, तो फाई एम लिखूं या बी एम लिखूं, क्योंकि एरिया तो लाइक की क्या रहेगा, कांस्टेंट, यस या नो? ठीक है, तो बी एम प्रोपोर्शनल टू फाई एम, मतलब ये दोनों तो ई एम एफ अपॉन ए या फिर भी बाई एफ, ठीक है, भी बाई एफ। यहां तक कोई दिक्कत है यार? डन, ओके। अब मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन नहीं, ड्यूरिंग डिजाइन बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग ऑपरेशन नहीं ड्यूरिंग डिजाइन बात करें, तो सिंपल जो E1 है, जो ईएमएफ है, वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करेगा, ड्यूरिंग डिजाइन बोल रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पे। मतलब E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1, दिख रहा है ना हमें, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1। ये जो बातें मैंने करी ये कब करी, ड्यूरिंग ऑपरेशन, मतलब सप्लाई दे रहे हो आप। और ये जो बातें कर रहा हूं मैं कब कर रहा हूं, बिफोर ऑपरेशन, लाइक व्हाइल डिजाइनिंग। क्योंकि जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो तभी नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ी कर सकते हो आप। चलते हुए ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर पाओगे क्या? हाँ चलो ठीक है। टैपिंग से हो जाता है ना।
बट वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर थोड़ी ना, हम तो टू वाइंडिंग पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1, तो E1, और इसी तरीके से जो सेकेंडरी होएगा E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। कहने का मतलब क्या हुआ कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। अब यहां पे अगर सपोज E1 इज ग्रेटर देन E2, प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी से ज्यादा हो गया, और ये तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। और इसको अपन बोलते क्या हैं, स्टेप डाउन या स्टेप अप, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि सेकेंडरी का वोल्टेज क्या हो रहा है, लो, डाउन हो रहा है ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे पे बात करें तो क्या हो जाए, अगर E2 इज ग्रेटर देन E1, या फिर और ये तभी होएगा जब N2 इज ग्रेटर देन N1, और इसको अपन कौन सा ट्रांसफार्मर बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर हुआ क्या यार, ठीक है। बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब इसके बाद तो नो लोड स्टार्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्लास में।